हाय गाइस, वेलकम बैक टू जावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 19 और इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं हमारा लास्ट मॉड्यूल जो है बिलिंग मॉड्यूल। बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। क्यों इंटरेस्टिंग है समझिएगा। इस बिलिंग मॉड्यूल में हमें मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है। पहली अनोखी या यूनिक एक्टिविटी हमें यह करनी है कि जब इमेजिन करिए हमारा कैशियर है, कैशियर के सामने जो कस्टमर है वो लेकर आया अपनी शॉपिंग बास्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कैशियर एक प्रोडक्ट उठाता है, अपनी गन उस प्रोडक्ट पे रखेगा, उस प्रोडक्ट के बारकोड स्टिकर से उठकर आईडी आ जानी चाहिए हमारे फ्रेम के ऊपर। अब ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट तो है नहीं, तो हम स्टिकर रखेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, जहां बारकोड स्टिकर है उस पे गन, उस पे फोकस करेंगे तो उस गन से स्टिकर से डिटेल निकले और हमारे फ्रेम के अंदर आईडी आ जाए। जैसे ही फ्रेम में आईडी आए, डेटाबेस से उठकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इसने मान लीजिए कोई सोप उठाया, कोई साबुन का पीस उठाया, साबुन के पीस के ऊपर इसने अपनी गन रखी, साबुन की आईडी आ जानी चाहिए और नीचे साबुन की पूरी डिटेल आ जानी चाहिए। करेक्ट। डिटेल का मतलब आप समझ रहे होंगे, नाम, कंपनी, क्वांटिटी वगैरह। इसके बाद इसने दूसरा प्रोडक्ट उठाया, दूसरा प्रोडक्ट मान लीजिए कोई ब्रेड है, सपोज करिए ब्रेड का पैकेट उठाया, ब्रेड के पैकेट पे इसने अपनी गन रखी, ब्रेड की डिटेल्स आ जानी चाहिए। इतने में इसने फिर एक साबुन उठाया, हो सकता है ना जो कस्टमर है उसने 2-3 पीस साबुन के खरीदे हो, इसने साबुन का दूसरा पीस उठाया। अब वो सेम साबुन है, सेम ब्रांड है, तो होना क्या चाहिए, जब गन इस पे जाए तो हमारा जो टेबल है उसके अंदर नई रो नहीं बननी चाहिए। जो साबुन की पहली वाली रो थी उसी में क्वांटिटी +1 हो जानी चाहिए, वरना क्या होगा, वरना जो हमारा कैशियर उसका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो एक चैलेंजिंग टास्क है कि हमें इस तरह से कोड डिजाइन करना है कि अगर प्रोडक्ट पहली बार आ रहा है गन के सामने तो उसकी एक नई रो क्रिएट हो। प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है, उसका सेकंड क्वांटिटी आ रही है, थर्ड क्वांटिटी आ रही है, तो क्वांटिटी कॉलम इंक्रीज हो जाए, रो नई क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है, जब ये पूरी टेबल हमारी फिल हो गई, सारे प्रोडक्ट्स आ गए टेबल में, हमने बटन क्लिक करा, बिल जनरेट हो गया। सिर्फ बिल जनरेट ही नहीं करना है बल्कि डेटाबेस में भी 2 काम करने हैं। ये पूरा ऑर्डर डेटाबेस में जाकर सेव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिल में जितने भी प्रोडक्ट्स बिके हैं, इस कस्टमर ने जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उनकी क्वांटिटी उनके स्टॉक में से कम हो जानी चाहिए। से फॉर एग्जांपल इसने 2 मैगी खरीदे हैं, इसने 4 साबुन के पीस खरीदे हैं, तो डेटाबेस में से मैगी में से 2 क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए, साबुन में से 4 रिड्यूस हो जाए। ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत कुछ जो आपने जावा में पढ़ा है एक बार फिर यहां पर अप्लाई होगा और 2 पार्ट्स में हम इसको करेंगे। पहले बैकएंड करेंगे हैंडल और फिर इसके बाद करेंगे इसका फ्रंट एंड हैंडल। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। चलिए, तो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का लास्ट मॉड्यूल, और वो है रिसेप्शनिस्ट से लॉगिन करना है और हमें रिसेप्शनिस्ट की फंक्शनैलिटी को अचीव करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है बिल का जनरेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जनरेटिंग द बिल। तो आज हम इसी पे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए और मुझे समझाइए, बिल जनरेट करने वाले कोड में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं। ये हमारा बिलिंग फ्रेम है। पहले तो बताइए, इस बिलिंग फ्रेम तक आएंगे कैसे? इस बिलिंग फ्रेम तक आएंगे कैसे? बिलिंग करेगा कौन, मैनेजर कि रिसेप्शनिस्ट? बिलिंग करने का राइट किसका है? रिसेप्शनिस्ट का है। ओके, तो अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे रिसेप्शनिस्ट ऑप्शन फ्रेम जो है, इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं, एक बिल जनरेट करना, एक ऑर्डर्स व्यू करना। ऑर्डर व्यू करना ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आप कर चुके हैं मैनेजर ने भी ऑर्डर देखे थे ना, राइट? तो ये भी देखेगा। ठीक, तो इसमें कुछ खास नहीं है, खास है बिलिंग सेक्शन का पार्ट। ठीक है, तो अब हम जब बिलिंग सेक्शन में जाएंगे तो कोड हमारा इस फ्रेम को लॉन्च करेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, ये फ्रेम में हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, उसमें से कितनी फ्रंट एंड की और कितनी बैक एंड की है। मैं आपको कहानी सुनाता हूं, आप सुनो ध्यान से और आप रियलाइज करो और बताओ क्या क्या कोड बैक एंड और क्या क्या कोड फ्रंट एंड पे रहेगा। पहला टास्क, यहां पर रिसेप्शनिस्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर रखेगा। ओके, प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड गन सेट होगी। बार कोड गन प्रोडक्ट की आईडी रीड करेगी, जो स्टिकर से रीड करेगी जो प्रोडक्ट पे चिपका रखा है। और जैसे ही बार कोड गन प्रोडक्ट आईडी रीड करेगी, यहां पर प्रोडक्ट आईडी आ जानी चाहिए। और जैसे ही प्रोडक्ट आईडी यहां पर आएगी, इस पर्टिकुलर टेबल में P101 प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो आप बताइए, ये कोड कैसे करने वाले हैं अपन? जल्दी जल्दी बोलिए, ये कोड अपन कैसे करने वाले हैं? यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की हो जानी चाहिए डिस्प्ले आपकी इस टेबल के अंदर।
ये बात समझ आई? ठीक है, सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। ठीक है, और यहाँ क्वांटिटी में आ जाना चाहिए 1। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ टैक्स आना चाहिए, यहाँ टोटल आना चाहिए। इमेजिन करिए P101 मैगी है। ठीक है, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसने काउंटर पे बैठा है भाई, वो जो कस्टमर है वो अपने बास्केट के अंदर, शॉपिंग बास्केट के अंदर सारे प्रोडक्ट्स लेकर आया जो उसने खरीदे हैं। ये एक एक प्रोडक्ट उस बास्केट से निकाल रहा है और उसके हिसाब से इस टेबल को फिल कर रहा है ना। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। तो इसने अभी मैगी का एक पैकेट उठाया है, तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 आनी चाहिए, टैक्स आ जाना चाहिए, यहाँ पर मैगी का टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद इसने दूसरा प्रोडक्ट उठाया। इमेजिन करिए दूसरा प्रोडक्ट है सॉस, तो यहाँ उसकी आईडी आ गई P102। इधर P102 की एंट्री हो जानी चाहिए, आईडी आते ही P102 की पूरी डिटेल आ जानी चाहिए। सॉस का भी अभी उसने एक पैकेट उठाया, यहाँ टैक्स आ जाए, यहाँ टोटल आ जाए। इतने में मैगी का एक और पैकेट इसको दिखता है। इसने फिर मैगी उठाया, फिर से उसके ऊपर बार कोड गन रखी, यहाँ पर P101 हो जाएगा और एक नई रो एंट्री होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। ये स्मार्टली कोड लिखना है, ये क्वांटिटी बढ़कर 2 हो जाए और ये टोटल जो है ये भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना ये जो रिसेप्शनिस्ट है इसका काम बढ़ जाएगा। फिर इसे क्या करना पड़ेगा, शॉपिंग बास्केट की छटनी करनी पड़ेगी, इसको सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग करने पड़ेंगे जो सेम टाइप के हैं, और फिर इसे क्वांटिटी में खुद लिखना पड़ेगा, इतने प्रोडक्ट आए। समझ रहे हैं आप? हमें कोड इतना स्मार्ट बनाना है कि रिसेप्शनिस्ट का काम आसान हो जाए, वो रैंडमली प्रोडक्ट उठाए, उन प्रोडक्ट्स की एंट्री अगर नहीं है तो हो जाए, और अगर है तो क्वांटिटी अपडेट होती जाए, अमाउंट बढ़ता जाए। ठीक है, लास्ट काम, जब ये पूरी टेबल फिल हो जाएगी तो फिर ये बटन पे क्लिक होगा, होगा। ये बटन बिल जनरेट करेगा। ये बटन के कितने काम, जल्दी बोलिए, ये बटन के कितने काम? वेरी गुड, वेरी गुड अपूर्व। क्या क्या दो काम बताइए, ये बटन क्लिक पे क्या क्या दो काम होंगे? ठीक है, पहला काम, जो ऑर्डर टेबल है आपकी उसके अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, है ना। ये बटन तभी प्रेस होगा ना जब पेमेंट कर देगा बंदा, ये बताएगा उसको आपका इतना बिल हुआ है, उसने पे करा, इसने बटन क्लिक करा, तो ऑर्डर टेबल में एंट्री हो जानी चाहिए। एक काम और है, बताइए क्या? वो जो आपकी प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर जो क्वांटिटी कॉलम है वो सब्ट्रैक्ट होगा। हर प्रोडक्ट की जितनी जितनी क्वांटिटी खरीदी गई है, स्टॉक अपडेट करेंगे आप, तो प्रोडक्ट टेबल भी अपडेट होनी चाहिए। इतने सारे काम हैं और ये एक चैलेंजिंग टास्क है। बहुत ही अच्छे लॉजिक्स इसमें लगेंगे, बहुत अच्छा यूज होगा जावा में पढ़ाए गए टॉपिक्स का। सो शैल वी स्टार्ट, शुरू करा जाए? राइट, इसमें कुछ काम मैं करूंगा, कुछ काम आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बैक एंड से शुरू करते हैं। लास्ट लेवल में टोटल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, टोटल होगा। और सबसे पहले हम इसी का अरेंजमेंट करते हैं, ये टोटल लाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला अरेंजमेंट मैं इसी का करता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये सारा डेटा आपकी प्रोडक्ट पोजो का है, रिकॉल करिए, है ना। लेकिन आपकी प्रोडक्ट पोजो में टोटल था, आपकी प्रोडक्ट पोजो में आपने कोई टोटल नाम का कॉलम लिया है? नहीं लिया है। क्या लिया जा सकता है? एक कॉलम, एक एलिमेंट इसमें बढ़ा दें तो हमें अलग से क्लास नहीं बनानी पड़ेगी ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक डेटा मेंबर और इंक्रीज कर दें, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख दें प्राइवेट डबल टोटल। अब नोटिस करिए, ऐसा करने से हमारा एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक नहीं हो जाएगा, हमारे एग्जिस्टिंग कोड पे फर्क नहीं पड़ेगा जहां जहां प्रोडक्ट्स क्लास यूज, प्रोडक्ट्स पोजो क्लास यूज हुई है, नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स पोजो क्लास के सिर्फ सेटर गेटर कॉल करें। कहीं कंस्ट्रक्टर कॉल करा है? कहीं पे भी हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करा है? नहीं करा है। भले ही हम कंस्ट्रक्टर को अपडेट कर दें, राइट, यहाँ पर एक डबल टोटल और आएगा और अंदर आ जाएगी एक लाइन और, दिस डॉट टोटल इक्वल टू टोटल। ठीक, और एक सेटर गेटर हम लोग जनरेट और करा लेते हैं टोटल के लिए। सो विल गो टू इंसर्ट कोड, गेटर एंड सेटर चाहिए, किसका चाहिए? टोटल का चाहिए। तो ये आपका टोटल का सेटर गेटर आपकी क्लास के अंदर एक आकर सेट हो जाएगा। ये भी समझ में आया कोड?
ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट्स वो जो क्लास अपडेट कर ली, क्योंकि हमें जो रो जनरेट करनी है उसका सारा डेटा इस क्लास का एलिमेंट है, बस एक टोटल मिसिंग था तो वो हमने और इसमें ऐड कर लिया। आप चाहें तो एक अलग से क्लास भी ले सकते हैं अगर इस क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है तो। ठीक है, ये हमारा पहला काम खत्म हुआ, सबसे सिंपल काम। अब आ जाइए डाउ में। डाउ में चलें, यूआई तो तब काम करेगा ना जब बैकएंड का सपोर्ट होगा, तो चलते हैं डाउ में। कौन सी डाउ? सबसे पहले हैंडल करते हैं प्रोडक्ट्स डाउ को। राइट, प्रोडक्ट्स डाउ में हमें कितने मेथड्स बनाने होंगे? बिलिंग वाले फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स डाउ में कितने मेथड्स बनाए जाएंगे बताइए? बिलिंग वाले फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स डाउ में कितने मेथड्स बनाए जाएंगे? आपको फंक्शनैलिटी फिर समझाऊं मैं? रिक्वायरमेंट मेरी क्या है फिर समझाऊं? एक बार फिर से बोलूं? अगर कहानी नहीं सुनी हो आपने तो सुनिए ध्यान से। जो रिसेप्शनिस्ट है वो बास्केट में से एक प्रोडक्ट उठाएगा। मान लीजिए उसने जो प्रोडक्ट उठाया वो है जैम, राइट? जैसे ही वो जैम पे फोकस करेगा गन से, यहां जैम की आईडी आ जानी चाहिए। मान लीजिए जैम की आईडी है P103। आप गन से रीड करके इस टेक्स्ट बॉक्स में आईडी के लाने में आपका एज अ प्रोग्रामर कोई रोल नहीं है। सुन रहे हैं ध्यान से? वो गन अपने आप कर लेगी। वो ऐसे करेगी जैसे कोई कीबोर्ड से टाइप कर रहा है P103, है ना? उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गन कनेक्ट होगी। गन की जो रेज हैं वो प्रोडक्ट आईडी पे जाएंगी, बार कोड पे, और अपने आप गन उस बार कोड को पढ़कर यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही गन यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जनरेट करे, तुरंत यहाँ पर इस P103 का पूरा डेटा दिख जाना चाहिए। क्वांटिटी में क्या आना चाहिए? क्वांटिटी में 1 आना चाहिए। ये याद रखिएगा, स्टॉक की क्वांटिटी नहीं है, ये कितना खरीदा जा रहा है उसकी क्वांटिटी है। टैक्स आ जाएगा डेटाबेस से, आपने टैक्स रखा हुआ है, और आवर प्राइस भी होगी। आवर प्राइस भी है आपकी टेबल में, तो आवर प्राइस और टैक्स को मिलाकर टोटल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आवर प्राइस है 200 रुपए, टैक्स है 15%, तो 15% टैक्स के हिसाब से यहाँ टोटल आ जाएगा। आ जाएगा कितना हुआ? 200 रुपए में 15% टैक्स 30 रुपए, तो इसका कितना हो जाएगा? 230। याद रखिएगा ये अभी एक जैम की बोतल की प्राइस आई है, ठीक है। फिर इसने बास्केट में से उठाया तो ब्रेड आई, ब्रेड के ऊपर भी बारकोड चिपका हुआ था। इसने फिर उस गन को फोकस करा तो यहाँ ब्रेड की आईडी आ गई। ब्रेड की आईडी मान लो P107, यहाँ लिखा हुआ जाना चाहिए P107। जैसे ही यहाँ आइडिया यहाँ लिखा हुआ जाना चाहिए, उसकी सारी डिटेल जो स्टैटिक डिटेल्स है वो दिखनी चाहिए, और डायनेमिक डिटेल में क्वांटिटी में 1 दिखना चाहिए। ब्रेड पे मान लीजिए कुछ टैक्स वैक्स नहीं है तो यहाँ 0% होगा शायद, और यहाँ ब्रेड की प्राइस आ जानी चाहिए 20 रुपए। ठीक, इतने में फिर इसने निकाला तो जैम की बोतल निकली। जैम की 2 बोतल खरीदी है कस्टमर ने। इसने जैम की बोतल के ऊपर गन रखी, गन ने बार कोड रीड करी, और बार कोड को रीड करने के बाद यहां पर P103 आ गया। जैसे ही P103 आए, आपका कोड इतना स्मार्ट हो कि वो यहाँ एक नई रो क्रिएट ना कर दे P103 की। ये देखते हुए कि P103 की रो ऑलरेडी इस जे टेबल में है, ये क्वांटिटी 1 से बढ़कर 2 हो जाए, राइट? और उसके अंदर 200 रुपए और जुड़ जाएंगे, यस और नो? और जुड़ जाएंगे, और यहां पर इसका टैक्स कैलकुलेट हो जाए। आ रहा है समझ? इज द पॉइंट क्लियर? तो ये हो जाए इसका 460 रुपए का बिल। ठीक, बस इस तरह से ये कहानी बढ़ती जाए। इसके बाद फाइनली ये बताएगा आपका बिल 1715 रुपए का हुआ, कितने का भी हुआ, कस्टमर इसे पे करेगा, उसमें सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है। रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारी है जब पेमेंट हो जाए तब वो इस बटन पे क्लिक करे। जैसे इस बटन पे क्लिक करे, 2 एक्टिविटीज हो, ये पूरा डेटा ऑर्डर बनकर ऑर्डर टेबल में चला जाए, और प्रोडक्ट टेबल से जितने जितने हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी खरीदी गई है उतनी उतनी क्वांटिटी स्टॉक में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये है चैलेंज। इंटरेस्टिंग चैलेंज है, व्हाट डू यू से? बहुत मजेदार चैलेंज है, आप इसको सीरियसली लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने स्किल्स इस पे अप्लाई करने में। समझ आएगा कि हाँ क्या क्या जावा में सीखा है आपने। शुरू करें सर। टोटल ऑर्डर टेबल में है क्या? कौन सा टोटल? हाँ, टोटल ऑर्डर टेबल में जाएगा ना, टोटल प्रोडक्ट टेबल में थोड़ी जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम प्रोडक्ट डाउ को समझ लें। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा? प्रोडक्ट डाउ में कितने मेथड्स बनाने होंगे हमें, है ना? चलिए आ जाइए आप प्रोडक्ट डाउ में। अब आप मुझे इन दोनों मेथड्स की प्रोटोटाइप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस मेथड की प्रोटोटाइप बताइए जो हमसे आईडी लेगा, यानी फ्रंट एंड से आईडी भेजेगा, और ये उस प्रोडक्ट के
डिटेल्स रिटर्न करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक प्रोडक्ट्स पोजो कैन आई कॉल इट सर्च प्रोडक्ट। इसका नाम मैं दे रहा हूं सर्च प्रोडक्ट। आप गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप तो गेट प्रोडक्ट आईडी गेट प्रोडक्ट डिटेल्स दीजिए, ओवरलोडिंग भी लग जाएगी। लग जाएगी। एक गेट प्रोडक्ट डिटेल आपके पास ऑलरेडी है जो कुछ नहीं ले रहा है और रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट्स की डिटेल। एक और बना दीजिए गेट प्रोडक्ट डिटेल जो आपसे आईडी लेगा और उस प्रोडक्ट की डिटेल रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग आईडी। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देन ये हो जाएगा थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। अंदर का कोड बताइए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहां से कुछ कॉपी कर लेते हैं। कहीं हुआ है सेलेक्ट वेलेक्ट फायर, ये तो स्टेटमेंट हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे। तो ये मैंने कॉपी करा, एक कनेक्शन एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ रखा, राइट। अब अंदर क्वेरी बताइए, समझ आ रहा है। तो दिस विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर p_id, where p_id equal to question mark and status is equal to single quote y। ये समझ में आ गई एसक्यूएल सबको? शाबाश। इसके बाद तो कुछ खास नहीं है। आप एक सेटर कॉल करेंगे ps.setString, जिसके वन में पास कर देंगे आप आईडी। ये आपका सेटर चला। सेटर चलाने के बाद आपका अगला टास्क होगा रिजल्ट सेट बनाना। रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ps.execute क्वेरी, ठीक। ये एग्जीक्यूट क्वेरी चला। प्रोडक्ट्स पोजो का आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे, प्रोडक्ट्स पोजो p इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट्स पोजो, ठीक है। इसके बाद फिर आप लिखेंगे rs.next। rs.next हुआ, रिकॉर्ड पॉइंटर आगे जाएगा, फटाफट बोलिए जाएगा। इससे आपका कोड आ जाएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। कितने रिकॉर्ड होंगे? ये सेलेक्ट क्वेरी कितने रिकॉर्ड लेकर आएगी डेटाबेस से? एक ही लेकर आएगी, तो आपको कोई लूप वूप लगाने की जरूरत नहीं है। सेफ साइड के लिए आप इफ जरूर लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन इफ की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीदा गया है वो डेटाबेस में होगा ही होगा। यस और नो? अगर वो रखा गया है डिस्प्ले पे तो ये मैनुअल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो वही प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी एंट्री स्टॉक में हो गई है। इसमें सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। देन अपन ने कहा यहाँ पर p.set प्रोडक्ट आईडी। अब आप चीजें सेट करना स्टार्ट कर दें। ये हो जाएगा rs.get string फॉलोड बाय 1। ठीक, और कहीं स्टार करा है अपन ने तो तुमको ऑर्डर पता लग जाए। यस, तो ये पूरे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन। इस पूरे को उठाइए और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। प्रोडक्ट आईडी हो गया, नेम हो गया, कंपनी हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है, आवर प्राइस हो गया, टैक्स हो गया, ठीक। और टैक्स के बाद क्वांटिटी की जरूरत है। वैसे तो इस ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो डेटाबेस से आएगी और इसकी जगह तो आपको 1 रखना है ना। तो ये हम फ्रंट एंड पे कर देंगे। अभी यहाँ से जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल यहाँ पे आपको सेट करना नहीं है तो उसे इग्नोर कर देते हैं अपन, ठीक। ये पूरा आने के बाद यहाँ से आप रिटर्न कर दें इस p को। ये समझ आ रहा है ना? ये क्वांटिटी वहां जाकर चेंज करेंगे अपन इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। वहां जाकर इसको 1 कर देंगे। ये लेकर आएगा डेटाबेस में कितनी क्वांटिटी है और हम डालेंगे 1। नहीं 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 नहीं, डिक्रीमेंट वाला काम अलग है बच्चे, वो नहीं होगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, ये जब क्वेरी फायर होगी तो ये प्रोडक्ट टेबल से कौन सी क्वांटिटी लेकर आएगी? ये जब क्वेरी फायर होगी तो ये कौन सी क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट टेबल आपको देगी? ये बताएगी स्टॉक में कितनी आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। जैसे 200 मैगीज हैं, मैगी के 200 पैकेट हैं टेबल में डेटाबेस में, तो यहाँ 200 आएगा ना, आएगा ना। वेरी गुड। तो क्या बंदे ने 200 मैगी के पैकेट खरीदे हैं?
नहीं ना, ये तो टेबल की नेचर है कि वो अपना डेटा देगी आपको। आप जब बिल जनरेट करेंगे तो ये 200 की जगह 1 होगा। जो रिड्यूस करने वाली बात है वो अलग कहानी है, वो नहीं हो रही है यहाँ पर इम्प्लीमेंट। यहाँ पे तो सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल भेजी जा रही है। ठीक है, चले आगे। और टोटल में अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, टोटल डेटाबेस को नहीं पता है। टोटल डेटाबेस को नहीं पता, वो हम फ्रंट एंड पे करेंगे। वैसे चाहे तो कर सकते हैं, नो बिग डील। डेटाबेस को ये तो पता है ना कि करंट प्राइस क्या है, हमारी प्रोडक्ट प्राइस क्या है, आवर प्राइस, और डेटाबेस को ये भी पता है टैक्स क्या है। तो यहीं से आप सेट करके भेज सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से क्वांटिटी को भी 1 करके भेज सकते हैं, बट ये काम मैं फ्रंट एंड पे कर रहा हूँ। ठीक है, छोड़ देते हैं अपन इसको, ये फ्रंट एंड करेगा। ठीक, अब बताइए अगला जो मेथड है, जो हम कह रहे थे अपडेट करेगा, क्वांटिटी सबट्रैक्ट करेगा जितनी खरीदी गई है, उसकी प्रोटोटाइप क्या होगी। मान लीजिए मेथड का नाम है अपडेट स्टॉक्स, ये मेथड का नाम देंगे हम। बेटा जी, ये जो मेथड है ये कितनी बार कॉल होगा, एक बिल के लिए ये कितनी बार कॉल होगा, बताओ। एक बिल के लिए ये कितनी बार कॉल होगा, एक ही बार कॉल होगा ना, एक ही बार कॉल होगा ना। जब ये एक बिल के लिए एक ही बार कॉल होगा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी सबट्रैक्ट कैसे करेगा। उस एक बिल में हो सकता है ना 2 मैगी हो, 3 सॉस के पैकेट खरीदे गए हों, 4 जैम खरीदे गए हों, 10 बिस्किट के पैकेट खरीदे गए हों। तो ये पूरा डेटा आना चाहिए ना इसके पास। तो ये एक अकेला स्ट्रिंग कैसे ले लेगा, इसका आर्ग्यूमेंट टाइप होगा एरे लिस्ट, होगी एरे लिस्ट, ये एरे लिस्ट लेगा। करेक्ट, उस एरे लिस्ट में से इसको आईडी मिल जाएगी हर प्रोडक्ट की, उस एरे लिस्ट में से इसको हर प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। बस वो आईडी से माइनस करता जाएगा। आ रहा है समझ, इसके आर्गुमेंट टाइप में एक स्ट्रिंग क्यों नहीं आएगी। अगर एक स्ट्रिंग आएगी तो फिर ये मेथड बार बार कॉल कैसे करोगे आप फ्रंट एंड से। ये तो बस एक ही बार कॉल होगा ना जब बटन क्लिक होगा। हाँ बेटा, तो मैं एरे लिस्ट भेजूंगा ना प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट पोजो की एरे लिस्ट भेजूंगा ना, ये प्रोडक्ट पोजो वहां अपडेट होगा ना, ये क्वांटिटी अपडेट करेंगे ना अपन। समझ आया। वो जो प्रोडक्ट पोजो घूम रहा है हमारे बिल में, ये जो हमारा बिलिंग वाला कोड चल रहा है, इस बिलिंग वाले कोड में यहाँ एंट्री हो रही है एक एक प्रोडक्ट की। बताओ, एक एक प्रोडक्ट की हो रही है। क्या ये एंट्री हम एक एरे लिस्ट में भी मेंटेन कर सकते हैं पैरेलली। और करनी पड़ेगी, देखना क्यों करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी आपको। कर सकते नहीं है, करना पड़ेगा। इसके लिए नहीं, किसी और कारण से भी करना पड़ेगा, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में आपको। तो जो प्रोडक्ट यहाँ टेबल में ऐड हो रहा है वो प्रोडक्ट हम एरे लिस्ट में भी ऐड करेंगे, कर लेंगे एक एरे लिस्ट के अंदर ऐड। ये एक दूसरी एरे लिस्ट है, राइट, नई एरे लिस्ट। अब जब यहाँ जनरेट बिल पे क्लिक होगा तो हम ये वाली एरे लिस्ट भेज सकते हैं इसको। इस एरे लिस्ट के अंदर हमारे काम की 2 चीजें होंगी, इस एरे लिस्ट के अंदर हमारे काम की 2 चीजें होंगी। एक तो प्रोडक्ट आईडी होगी, कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है उस प्रोडक्ट की वो होगी। बस यही 2 जानकारियां चाहिए ना प्रोडक्ट टेबल को अपडेट करने के लिए, राइट। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, जिनकी एंट्री हो रही है उन्हें एरे लिस्ट में रखने की क्या जरूरत है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो हैश मैप आना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर कलेक्शंस का लॉजिक लगाया जाए तो ये तो सर्चिंग का काम हो रहा है ना, और जावा ने सर्चिंग के लिए हैश मैप दिया है आपको। तो एरे लिस्ट की क्या जरूरत है, हैश मैप होना चाहिए जिन प्रोडक्ट्स की यहाँ डिटेल्स जा रही हैं। तो हैश मैप लें कि एरे लिस्ट लें। हैश मैप लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस टेबल में है। आपको नहीं लगता आपको टेबल में उस रो का इंडेक्स भी चाहिएगा क्वांटिटी अपडेट करने के लिए। लगाइए दिमाग। आपको हैश मैप ये बता देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट टेबल में है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट टेबल में है तो इस जानकारी से क्या आप उस प्रोडक्ट की रो में जाकर क्वांटिटी में +1 और टोटल को इंक्रीमेंट कर पाएंगे, सिर्फ इतनी सी जानकारी से कि हाँ ये प्रोडक्ट टेबल में है। सोचिए, टेबल में डेटा अपडेट करने के लिए आपको याद होगा आपने गेट वैल्यू एट मेथड कॉल करा था, वो डेटा लाकर आपको दे रहा था। गेट वैल्यू एट कितने पैरामीटर लेता है, 2 लेता है ना गेट वैल्यू एट, एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर। तो दिमाग लगाइए, अगर गेट वैल्यू एट है तो सेट वैल्यू एट भी होगा, होगा ना। ये कितने पैरामीटर लेता होगा, ये 3 पैरामीटर लेता है। इसमें एक रो है, एक कॉलम है और एक डेटा है जो आपको ऐड करना है। डेटा आपके पास है, जो डेटा आपको अपडेट करना है वो है, हाँ हमारे पास ये है कि हमें क्वांटिटी अपडेट करनी है। क्वांटिटी का कॉलम पता है आपको,
क्वांटिटी का कॉलम पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर आप ही ने डिजाइन करा है। आपको पता है आपने टेबल में क्वांटिटी 5वें कॉलम पे या 6वें कॉलम पे रखी है, लेकिन कौन सी रो में जाकर अपडेशन करना है वो पता है आपको? नहीं पता है। क्या हैश मैप बता पाएगा? क्या हैश मैप ऑर्डर मेंटेन करता है? याद है ना आपको, हैश है ये जितने हैश हैं इनमें ऑर्डर ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप हैश मैप से कैसे पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम अब ये भी बता दो कि ये प्रोडक्ट टेबल में कौन से इंडेक्स पे है? क्या वो बता पाएगा? तो क्या उसके लिए एक अलग हैश मैप रखोगे, दो दो हैश मैप रखोगे? तो बेटर है ना हैश मैप को छोड़कर एरेलिस्ट ले ली जाए। एरेलिस्ट से इंडेक्स मिल जाएगा। एरेलिस्ट इंडेक्स बेस्ड कलेक्शन है, और सोचिए सर्चिंग वगैरह में फास्ट भी है। हैश मैप जितनी ना सही लेकिन फिर भी फास्ट तो है। तो सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए किस नतीजे पे पहुंची अदालत? इस नतीजे पे पहुंची है कि ना एरे सही है, ना लिंक लिस्ट सही है, ना मैप सही है। हमें यूज करना चाहिए एरे लिस्ट। ये हमारे दो दो काम कर देगी, डबल पर ट्रिपल पर्पस सॉल्व करेगी। ये आपके 3 काम करेगी। ये एरे लिस्ट अपडेट के पास भी पहुंच जाएगी, तो अपडेट इसका फायदा उठा लेगा। इसके पास होंगे वो प्रोडक्ट जो खरीदे गए हैं और उनकी क्वांटिटी भी होगी। ठीक है, देन इसी के थ्रू आप ये भी मेंटेन कर लोगे कि आपको इस टेबल के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपडेट करने हैं, किसका क्वांटिटी है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आईडी है, कौन सा नहीं है। और फिर ये ऑर्डर के पास भी भेज सकते हो आप अगर जरूरत है तो। हो गया काम आपका। बताइए, समझ में आ गई कहानी? सो द प्रोटोटाइप विल बी पब्लिक स्टैटिक boolean update stocks. Argument type will be, can I take it as list of products pojo, right? And I'll call it products list, throws SQL exception. ये है आपके मेथड की प्रोटोटाइप। समझ आई? अब अंदर का कोड बता दीजिए, क्या लगेगा? स्टेटमेंट के प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट? क्या लगेगा? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लगेगा। शाबाश। क्वेरी बोलिए, क्वेरी बोलिए, क्वेरी। अपडेट प्रोडक्ट्स, आगे लिख के दीजिए क्वेरी। अपडेट प्रोडक्ट्स, ये तो मैंने लिख दिया। क्वेरी होगी सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी माइनस क्वेश्चन मार्क वेयर पी अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोचिए, अगर मैं यहां लिख देता हूं क्वांटिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो ये गलत नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहां कर देता हूं क्वांटिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मान लीजिए 2 पैकेट खरीदे गए किसी प्रोडक्ट के, तो डेटाबेस में उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 2। जबकि होना ही चाहिए कि अगर डेटाबेस में 100 प्रोडक्ट हैं और 2 पैकेट बिक गए हैं तो ये 98 हो जाना चाहिए ना। तो फिर वो तो तभी होगा ना जब क्वांटिटी माइनस करोगे आप। समझ आया? ठीक, आगे बताइए अब क्या करना है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टास्क? लूप लगेगा, लूप के अंदर सेटर आएगा। ये जो क्वेरी है, आपको नहीं लगता ये क्वेरी उतनी बार फायर होगी जितने आपके पास प्रोडक्ट्स हैं? क्या बोलते हो? एक बार थोड़ी फायर होगी। जितने प्रोडक्ट बेचे गए हैं हर प्रोडक्ट के लिए फायर होगी ना ये एक एक बार। तो फिर जो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है जो क्वेरी को चलाने का काम करता है वो तो लूप के अंदर चलेगा ना। और हर बार एग्जीक्यूट अपडेट से पहले ये 2 क्वेश्चन मार्क चेंज होंगे, राइट? आपका कोड एरे लिस्ट में से पहला प्रोडक्ट निकालेगा, उसकी आईडी रखेगा, क्वांटिटी रखेगा, अपडेट करेगा टेबल। दूसरा प्रोडक्ट निकालेगा, उसकी आईडी रखेगा, क्वांटिटी रखेगा, अपडेट करेगा टेबल, राइट? तो अब ये और बता दीजिए, अगर आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। कस्टमर ने मैगी के 3 पैकेट खरीदे, और उसने जैम की 2 बॉटल खरीदी, और उसने सॉस का 1 पैकेट खरीदा, और उसने बटर के 2 पैकेट खरीदे। तो ये 3 + 2 5 and 1 6 and 2 8, टोटल 8 एंटिटीज उसने खरीदी हैं। ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कितनी एंटिटीज होंगी?
4 होंगी, वेरी गुड, याद रखिएगा 8 नहीं होंगी यहाँ पर। ये सिर्फ ये बताएगा ये प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी बिकी है, इसका मतलब सारी प्रोडक्ट आईडीज यूनिक होंगी इसके अंदर। यस, इसलिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक, तो अब यहाँ एनएस फॉर चल जाएगा, चल जाएगा। तो यहाँ बोल देंगे हम फॉर प्रोडक्ट्स पोजो पी कोलन फॉलोड बाय हमारी लिस्ट, प्रोडक्ट्स लिस्ट। ये हमने लूप घुमा दिया। पी के अंदर आ गया पहला प्रोडक्ट। क्या करना है इस प्रोडक्ट का, इस पी का क्या करना है? तो यहाँ आप लिखेंगे पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, राइट। सेट स्ट्रिंग में आएगा 2 कॉमा पी डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी। ओके, और आप चाहें तो पहले 1 कर दें, पी एस डॉट सेट इंटीजर 1 कॉमा पी डॉट गेट क्वांटिटी। ये लाइन भी क्लियर हुई आपको? ये आपके दोनों क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गए। अब एग्जीक्यूट अपडेट फायर होगा लूप के अंदर ही, लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट अपडेट कॉल होगा। यस, लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट अपडेट कॉल होगा, राइट। तो आप लिखेंगे पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, करेक्ट। अब ये कैसे, हाँ बैच यूज करने की बिल्कुल सही जगह है विवेक, बिल्कुल सही आपने गेस करा, लेकिन अब बैच तो पढ़ा नहीं है सबने, तो फिर एक दूसरा काम करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीजर x इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहां कर देते हैं x इक्वल टू x प्लस, और यहां आ जाएगा हमारा एग्जीक्यूट अपडेट। बल्कि ये भी नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ x को इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो आई विल से इंटीजर रोज इज इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और अगर रोज की वैल्यू 0 नहीं है तो x को कर दीजिए प्लस प्लस। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि जितनी बार एग्जीक्यूट अपडेट चलेगा वो बताएगा उसने कितनी रो अपडेट करी, है ना। दो बातें होंगी, या तो एक भी रो अपडेट नहीं होगी या मिनिमम एक रो अपडेट होगी, दो ही बातें होंगी ना। या तो एक भी रो अपडेट नहीं होगी या मिनिमम एक रो अपडेट होगी। अगर मिनिमम एक रो अपडेट हुई तो रोज के अंदर एटलीस्ट 1 तो आएगा, और एक भी अपडेट नहीं हुई तो रोज में क्या आएगा? एक भी अपडेट नहीं हुई तो रोज में आएगा 0। अगर रोज में 0 आएगा तो मैं काउंटर बढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। बाहर आकर मुझे कैसे पता चलेगा हर रो अपडेट हो पाई है कि नहीं हो पाई है? बताओ, बाहर आकर मुझे कैसे पता चलेगा हर रो अपडेट हो पाई है कि नहीं हो पाई है? वेरी गुड, मैं x को कंपेयर कर लूंगा एरे लिस्ट की लेंथ से। तो बाहर आकर हम लोग ये रिटर्न कर दें, रिटर्न x डबल इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स लिस्ट डॉट साइज। अगर सब बढ़िया चलेगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा इस कंपैरिजन का आंसर, और अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं अपडेट हो पाया तो यहां से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ये भी समझ आई बात? ये हुआ आपका बैकएंड तैयार, करेक्ट। आ जाए अब बिलिंग पे। ठीक, अब बिलिंग का पार्ट शुरू करते हैं। ये डाउ का काम खत्म, नाउ कम टू बिलिंग। अब यहां पर कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है आपको। चलिए बढ़िए, आ गया बिलिंग की तरफ। तो बिलिंग में हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है, ठीक है। जो जो समझ में आ रहे हैं वो वेरिएबल तो अपन बना लेते हैं। एक एरे लिस्ट चाहिएगी, इतने सारे डिस्कशन के बाद चाहिएगी। तो एक एरे लिस्ट लेते हैं अपन प्रोडक्ट्स पोजो की, ठीक। और इसको हम बोल देते हैं al इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये हमारी एरे लिस्ट हो गई ऑफ प्रोडक्ट्स पोजो, ठीक है। और क्या चाहिएगा? डिफॉल्ट टेबल मॉडल चाहिएगा, चाहिएगा। उसे डिक्लेयर कर देते हैं tm, ठीक। और बाकी जो चाहिएगा वो अपन करते रहेंगे बाद में, अभी आगे बढ़े फिलहाल, ठीक। चलिए, अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही क्या एक्शन होगा? जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका पहला एक्शन क्या होगा इस कंस्ट्रक्टर के चलते ही? कुछ नहीं होगा,
बस आपको इतना करना पड़ेगा कि फोकस आप ले आए टेक्स्ट बॉक्स पे, इतना ही होगा ना। बस यहाँ पे फोकस आ जाए ताकि जब गन से रीड हो तो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, दैट्स इट। ओके, क्या नाम है इस टेक्स्ट बॉक्स का? इसका नाम रखा गया है TXT प्रोडक्ट आईडी। तो आप बस एक लाइन लिख दें, TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट रिक्वेस्ट फोकस, दैट्स इट। डेटाबेस से बात नहीं होगी कंस्ट्रक्टर के कॉल होते ही, नहीं, डेटाबेस से तो बात तब होगी जब इसमें आईडी आएगी। ठीक, अब जावा को कैसे पता चलेगा कि इसमें आईडी आ गई है? तो मैंने आपसे कहा जब गन इसमें आईडी जनरेट करेगी तो याद रखिएगा इस टेक्स्ट बॉक्स का ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा एक्शन परफॉर्म। आपको याद है ना, एक्शन परफॉर्म बटन पे तो तब फायर होता है जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, होता है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक्शन परफॉर्म तब फायर होता है जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर की स्ट्राइक करते हैं। और याद रखिएगा जो आपकी बार कोड गन है, जब वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आईडी जनरेट करेगी तब एक तरह से एंटर प्रेस करने के बराबर ही काम करेगी। ये भी बात समझ में आ रही है? मतलब गन दो काम करती है। यस, गन दो काम करती है। नंबर वन, वो आईडी सेट करेगी। नंबर टू, वो इमिटेट करेगी ऐसे जैसे एंटर प्रेस हुआ है। और एंटर प्रेस होते ही इवेंट हैंडलर चला सकते हैं अपन, बिल्कुल। और ये एंटर रिसेप्शनिस्ट को प्रेस करना पड़ेगा? प्रोडक्ट आईडी आने के बाद रिसेप्शनिस्ट को एंटर दबाना पड़ेगा? नहीं, रिसेप्शनिस्ट को एंटर तब दबाना पड़ेगा जब वो मैनुअली यहाँ पर एंट्री करे। ये भी समझ आ रहा है? जब वो यहाँ मैनुअली एंट्री करे तब करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। तो अब हमें इस टेक्स्ट बॉक्स का जनरेट करना पड़ेगा इवेंट हैंडलर एक्शन परफॉर्म। तो अब फिलहाल के लिए इसका एक्शन परफॉर्म जनरेट करा दें अपन। राइट, ये इसका एक्शन परफॉर्म जनरेट होगा। अब आप बताइए इसके एक्शन परफॉर्म में आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहले यही चेक कर लें टेक्स्ट बॉक्स कहीं ब्लैंक तो नहीं है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती एक्शन परफॉर्म जनरेट हो गया, आईडी नहीं आई हो, तो एक वैलिडेट इनपुट बना लें जिसे यहां से हम कॉल कर लेंगे इफ नॉट वैलिडेट इनपुट्स। और वैसे देखा जाए तो आपको बस इतना ही चेक करना है कि टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी तो नहीं है, ऐसे ही चेक हो जाएगा। क्या कहते हैं? ये खाली एक लाइन ही तो लिखनी है, उसके लिए एक मेथड कॉल करने का कोई सेंस नहीं है। तो कहना है से इफ TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट इज एम्प्टी, यही है ना? अगर ऐसा है तो आप एक मैसेज दे देंगे यूजर को, राइट। तो यहां लिख दीजिए जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यहां होगा नल, और यहां आप अपना मैसेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपने मैसेज दे दिया प्लीज एंटर प्रोडक्ट आईडी, ये आपने यूजर को बोल दिया प्रोडक्ट आईडी एंटर कीजिए। और यहां दे दिया आपने टाइटल में एरर। ठीक है, ये हो गया आपका जे ऑप्शन पेन डॉट एरर अंडरस्कोर मैसेज, और यहां से कर गए आप रिटर्न। ठीक है, यहां तक तो समझ आ ही गया होगा। अब बताइए इस इफ में नहीं गए तो क्या करें? इस इफ में नहीं गए तो डेटाबेस से बात करनी होगी, राइट। तो फिर बनाए एक मेथड लोड बोर्ड जैसा, जो अभी तक कंस्ट्रक्टर से कॉल होता था वो मेथड अब यहां से कॉल होगा। यस, जो अभी तक कंस्ट्रक्टर से कॉल होता था बाकियों में वो अब यहां से कॉल होगा। तो लेट्स कॉल इट लोड आइटम लिस्ट। ठीक, तो इसे पास क्या करेंगे आप? इसे पास कर देंगे आप TXT प्रोडक्ट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये पास कर दीजिए आप इसे। ठीक है, अब इस मेथड को बना लेते हैं। तो ये रहा ये मेथड। क्या करेगा अब ये मेथड? बोली जल्दी। लोड आइटम लिस्ट मेथड क्या करेगा? वो जो डाउ से बात करेगा, यस डाउ से बात करेगा। आ जाइए अब आप इसमें, इस पूरे को हटाइए। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले ट्राई आएगा। यस, ट्राई आएगा। ठीक, अब जब डाउ से बात करेगा तो रिटर्न होगा प्रोडक्ट पोजो का ऑब्जेक्ट। जब डाउ से बातचीत होगी तो प्रोडक्ट पोजो का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, है ना? तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट पोजो बनाना भी पड़ेगा आपको, जो डाउ से आपका कम्युनिकेशन करवाएगा। वेरी गुड। तो इसकी रिटर्न वैल्यू को एक प्रोडक्ट पोजो में रख लेंगे आप। तो ट्राई, ट्राई के अंदर आएगा प्रोडक्ट्स पोजो,
P इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डाउ डॉट गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, और उसको आप पास कर देंगे ये आईडी कर देंगे, पैरामीटर में इसको कर देते हैं अपन पी आई डी। यहाँ आपने पास कर दी पी आई डी, आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट की डिटेल। ये कॉल जब एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है। आप बताइए जो डाउ है वो रिटर्न करेगा प्रोडक्ट वो जो, हो सकता है ना कर पाए, हो सकता है ना कुछ छेड़खानी हो जाए, ये टेक्स्ट बॉक्स में कुछ गलत आईडी वाईडी डाल दे, ऐसा हो सकता है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट नहीं मिला? क्या आपने नल रिटर्न करवाया है? बोलिए तो। ये जो आपकी डाउ है प्रोडक्ट्स डाउ, इससे नल रिटर्न करवाया है आपने? चेक करिए, नहीं करवाया है। अगर प्रोडक्ट नहीं भी मिला तो भी एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना, है ना। या तो आप इसको यहाँ पे नल करते और प्रोडक्ट पोजो का ऑब्जेक्ट इफ के अंदर बनाते, तो वहां नल से वेरीफाई हो जाता। एक तरीका ये था, इसको नल कर दीजिए आप, प्रोडक्ट पोजो का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाइए और फिर आप यहाँ से रिटर्न करवाइए, है ना। अब वो तो करा नहीं अपन ने, तो अब क्या करें? कुछ और तरीका जो हमें ये बता दे आईडी नहीं आई है या प्रोडक्ट नहीं आया है। तो बहुत सिंपल है, अगर प्रोडक्ट नहीं मिला होगा, बिल्कुल सही, तो आईडी में नल होगा, जीरो नहीं होगा बेनीथ, आईडी स्ट्रिंग है ना, तो आईडी नल होगी इसकी, है ना। तो एक इफ इस पे लगा सकते हैं कि अगर पी की आईडी हमें नल मिल रही है, इफ पी डॉट गेट आईडी, गेट प्रोडक्ट आईडी, सॉरी, गेट प्रोडक्ट आईडी डबल इक्वल्स टू नल, इसका ये मतलब है ना प्रोडक्ट आईडी गलत दी गई थी, डेटाबेस में बोल दिया प्रोडक्ट नहीं है, राइट। तो अब आप अपना मैसेज दे दें यहाँ पर, प्लीज एंटर वैलिड प्रोडक्ट आईडी। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये मैसेज, प्लीज एंटर अ वैलिड प्रोडक्ट आईडी, अ वैलिड प्रोडक्ट आईडी। ये भी क्लियर है। अब इसके बाद आपका काम है, मेरा काम खत्म। अब यहाँ वो होगा जो आपको मैं इतनी देर से समझा रहा था। अब आपको टेबल के अंदर एंट्री करनी है, चेक करना है ये प्रोडक्ट टेबल में ऑलरेडी है तो क्वांटिटी अपडेट हो जाए, नहीं है तो रिकॉर्ड ऐड हो जाए। ये होमवर्क है आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।